हाउ आर यू ऑल, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। तो आज हम एक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो टुडेज कंसेप्ट ऑफ द डे इज रेजोनेंस। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं इसको ऑर्गेनिक में, और रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, रेजोनेंस भी कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप केमिकल बॉन्डिंग करते हो क्लास 11th में तब भी रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन आता है। जब आप क्लास 12th में ऑर्गेनिक पढ़ते हो या क्लास 11th में जीओसी करते हो तब भी रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट है। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके ऑर्गेनिक का बेस है। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आ रहे हैं, कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी अचानक से आ गई, तो आपको जो सबसे पहला कॉज दिमाग में आएगा वो रेजोनेंस आने वाला है। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका रेजोनेंस यूज होने वाला है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजोनेंस का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन आपको हर चैप्टर में दिखता रहेगा। तो बेसिकली किसी एक चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक अगर सीखना है तो रेजोनेंस तो आना ही चाहिए, मेसोमेरिक इफेक्ट तो आना ही चाहिए, बाकी ऑर्गेनिक इसी पे डिपेंडेंट। तो रेजोनेंस हम सीखेंगे, मेसोमेरिक हम सीखेंगे, उससे पहले जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल कि क्रैश कोर्स 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है प्लस प्लेटफॉर्म पे, कि आपकी फेवरेट एजुकेटर्स की टीम वहां पढ़ा रही है। So I'll be teaching organic chemistry complete. Harshit sir, Shubham sir, Sushi sir will be teaching as part of the chemistry. Physics के लिए you have Viraj sir, Varun sir, Sumit sir. बायोलॉजी की आपकी फेवरेट टीम, ठीक है। सो क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो। इफ अभी भी आपको लग रहा है कि नीट के लिए अभी भी हमें एक गाइडेड हैंड की जरूरत है, हमें एक डिटेल्ड क्रैश कोर्स चाहिए, इस क्रैश कोर्स का फायदा ये है बेटा, यू विल गेट दी होल प्लानर ऑफ द 45 डेज। 45 डेज में कब कहाँ कैसे क्या क्या पढ़ाई जाएगा, क्या टेस्ट होंगे, एवरीथिंग इज देयर। तो टेस्ट भी है, सिलेबस भी है, क्वेश्चंस भी है। यूज द कोड आनंद, ANAND, इस कोड को यूज कर लो टू गेट द डिस्काउंट। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्रैश कोर्स प्लस कर लो, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। 45 डेज में अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट भी किए हो तो 45 डेज में यू विल कवर एवरीथिंग इन दिस क्रैश कोर्स। चलो बेटा आगे चलते हैं। सो अपने कंसेप्ट पे स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट इज रेजोनेंस। भाई नाम तो सबने सुना होगा, है ना, और वो कोचिंग वाला नाम नहीं, रेजोनेंस फिनोमिना। रेजोनेंस में से दो फिनोमिना होती हैं, केमिस्ट्री की रेजोनेंस अलग है फिनोमिना, फिजिक्स में रेजोनेंस अलग है। तो सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में आई टेल यू द स्टोरी। सबसे पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, और स्टोरी को जानने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना। हाइपोथेटिकल समझते हो ना, रेजोनेंस एक हाइपोथेसिस है, एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। इसका मतलब रेजोनेंस फिनोमेना को क्रिएट किया गया है, मतलब सोचा गया है कि हाँ ऐसा होता होगा। अब आप कहोगे क्यों सोचा गया, व्हाई व्हाई। अच्छा, कितने बच्चे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो भी हाइपोथेसिस है। हाइब्रिडाइजेशन आया वो हाइपोथेसिस, रेजोनेंस आया हाइपोथेसिस। तो क्यों ये हाइपोथेसिस आई, हाइब्रिडाइजेशन वाली रेजोनेंस वाली, ध्यान से दोनों समझ लेना। देखो, अगर मैं मीथेन बनाऊं, अगर मैं मीथेन मॉलिक्यूल बनाऊं, CH4, यही होता है ना मीथेन। तो कार्बन का मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। तो 1s2 में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p2 में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो 1s2 का तो कुछ नहीं, वो तो वैलेंस शेल नहीं है। लेकिन जो वैलेंस शेल है, मतलब 2s2 और 2p2, 2p2 में दो थे, 2s2 और 2p2, बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग होती है। अनपेयरिंग का मतलब कि ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ 2p में जाता है, इसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब कार्बन ने ये 4 बॉन्ड बनाए, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, H। हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल अपना इन्वॉल्व करता है, भाई हाइड्रोजन के पास तो चॉइस ही नहीं दी ना आप लोगों ने। हाइड्रोजन को आपने एक ही ऑर्बिटल दिया हुआ है 1s1, तो वो तो 1s1 के साथ ही बनाएगा बॉन्ड। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, कार्बन का एक बॉन्ड बना है 1s और 2s की ओवरलैपिंग से, कार्बन का 2s, हाइड्रोजन का 1s। एक बॉन्ड बना है 1s2p, ये वाला भी 1s2p, एंड ये भी 1s2p। तो आपको नहीं लगता देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट इन द 4 बॉन्ड्स। अरे भाई जो 1s2s वाला बॉन्ड है वो 1s2p जैसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ तो अलग होगा। लेकिन फिर आपने किया एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ने कुछ और कहानी बोल दी। एक्सपेरिमेंट ने कह दिया कि कार्बन हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड सेम है मीथेन के अंदर। अगर चारों सेम है तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा,
जस्टिफाई करने के लिए कहानी बनाई गई और उसी कहानी का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। अब जस्टिफिकेशन सुनना, जस्टिफिकेशन ऐसे किया गया कि भाई एक काम करो, बॉन्ड बनवाने से पहले आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको बस यही दिक्कत आ रही है ना कि ये ऑर्बिटल 2s है और बाकी तीनों 2p है, मतलब यही भेदभाव खत्म करना है। और भेदभाव खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है सबको बराबर कर दो, राइट। तो करना क्या है कि 2s और 2p को एक डब्बे में डालना है। अब कहानी सुनना, मन गढ़ंत है पूरी, हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस ने बोला यार एक काम करो कि ये सारे ऑर्बिटल्स को उठाओ, एक डब्बे के अंदर डालो, है ना, यहाँ बड़ा बड़ा हम लिखेंगे डब्बा। और कौन सा डब्बा है ये, मैजिक डब्बा, दिस इज अ मैजिक बॉक्स। इसके अंदर चारों ऑर्बिटल डालो और जोर जोर से हिला दो, 2-3 मंत्र फूंक दो इसके ऊपर, और जब चारों ऑर्बिटल को आप बाहर निकालोगे तो वो सारे एक जैसे हो जाएंगे, सारे आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसी को हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको क्यों बताया रेजोनेंस बताने से पहले, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाइपोथेसिस आती कैसे है, हाइपोथेसिस कहाँ से आती है। इस तरह से आती है जब कोई फिनोमिना आपके सामने हो रही है, आपके सामने कोई फिनोमिना हो रही है, एक्चुअल में हो रही है, आपको उसे एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है, सो यू गिव दी हाइपोथेसिस। जस्टिफिकेशन देते हो, आप स्कूल लेट पहुंचते हो तो जस्टिफिकेशन देते हो उसका मनगढ़ंत, ऐसा हुआ था इसलिए मैं लेट हो गया, राइट, मनगढ़ंत जस्टिफिकेशन। तो जब कोई चीज सामने हो रही है तो यू कैन नॉट डिनाई, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते ना कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, अब हुआ है तो आप उसका जस्टिफिकेशन दोगे। तो यही जस्टिफिकेशन आया कि चारों ऑर्बिटल अब sp3 कहलाएंगे और अब ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे हैं और इसी रीजन की वजह से ये चारों बॉन्ड एक जैसे। अब सुनो रेजोनेंस की कहानी, ठीक है। अभी हाइब्रिडाइजेशन की कहानी सुनने के बाद अब सुनेंगे रेजोनेंस का हाइपोथेसिस क्यों आया। देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर लेते हैं बेटा। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 कार्बन है, यू ऑल नो वेरी वेल, बड़ा बड़ा प्यारा प्यारा सब लोग स्ट्रक्चर बना लो। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब उसने 2 बॉन्ड तो अपने पड़ोसी कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ बेटा, ठीक है। और हर कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी वैकेंट नहीं, पी ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हर कार्बन के पास एक प्योर पी ऑर्बिटल है हैविंग द सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट, राइट। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ। अब ध्यान देना, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से कार्बन बनाता है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब आप साइडवेज दोस्ती करने लगते हो, जब आप अपने, ये ऑर्बिटल है आपके पड़ोसी खड़ा है, आप इसके साथ ऐसे दोस्ती करने लगो तो पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 बोल दूं, कार्बन नंबर 1 2 के साथ ही कर सकता है क्या दोस्ती? हाँ, कार्बन नंबर 1 जो है क्या ये 2 के साथ ही दोस्ती कर सकता है? व्हाई नॉट विद द सिक्स्थ, व्हाई नॉट विद द सिक्स्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन के साथ क्यों नहीं कर सकता बेटा? सिक्स्थ कार्बन के साथ ये दोस्ती क्यों नहीं कर सकता बताओ? हम्म, सिक्स के साथ भी एक पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर इसी की तरह का बना लूं, वैसे मैं इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, अगर यही कॉपी हो जाता तो हमारी थोड़ी सी मेहनत बच जाती। हम इसको करेंगे कॉपी और अब हम इसको पेस्ट, जी, चलो बढ़िया। तो देखो, दो स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है बेटा, कि अगर कार्बन 1 के साथ दोस्ती कर सकता है तो बेटा यहां से अगर मैं कार्बन की दोस्ती 1 से ना करा के 6 से करा दूं तो दिस इज ऑल्सो अ चांस ना, कि एक बार कार्बन नंबर 2 ने पाई बॉन्ड बनाया, कार्बन नंबर 1 ने पाई बॉन्ड बनाया इधर, अब दूसरे पड़ोसी से दुश्मनी थोड़ी ना है, तो एक बार बनाएगा इधर। तो ध्यान देना, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बना, इधर 3 और 4 के बीच में बॉन्ड बना, और इधर 5 और 6 के बीच में बॉन्ड बना। तो बेटा ये वाला जो मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर आया वो कुछ इस तरह से आया, 1 2 5 एंड 6, 1 2 के बीच 5 बॉन्ड, 3 4 के बीच 5 बॉन्ड, 5 6 के बीच 5 बॉन्ड। लेकिन दूसरी तरफ उल्टा हो रहा है, 1 ने अपने दूसरे पड़ोसी के साथ दोस्ती की तो 1 ने बॉन्ड बनाया बेटा 6 के साथ, ये देखो। तो 5 ने बनाया 4 के साथ और 2 ने बनाया 3 के साथ। तो अब हम अगर स्ट्रक्चर बनाए दूसरा वाला, बीच में हम डबल एरो लगाएंगे, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 और 6 के बीच पाई बॉन्ड है बेटा, 4 और 5 के बीच पाई बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच पाई बॉन्ड है। तो आपको कुछ दिखाई दिया, आपको ये समझ में आया कि पॉसिबिलिटी तो दोनों थी। अब आप कोई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो इसी हाइपोथेसिस को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे,
हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, राइट डाउन द डेफिनेशन, रेजोनेंस इज delocalization delocalization ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी कह दो बेटा, पाई बॉन्ड अपनी जगह से भटक रहा है या पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से भटक रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन से आवारा इधर उधर भटकते रहते हैं, एक जगह फिक्स नहीं होते। तो रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों आया व्हेन all the properties of a compound all the properties of a compound cannot be explained by a सिंगल स्ट्रक्चर। एक अकेले स्ट्रक्चर से काम नहीं चल रहा था, सारी प्रॉपर्टीज एक अकेले स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। देन कंपाउंड इज supposed to be exist in more than one resonating या तो इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। फिनोमिना को बेटा रेजोनेंस कहते हैं, यही फिनोमिना आपकी रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कंपाउंड एक से ज्यादा रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ बेंजीन। चलो भाई रेजोनेंस समझ तो आ गया कि रेजोनेंस है क्या, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर घूम रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड का आज से हम नाम रख देते हैं आवारा बॉन्ड। तो पाई आवारा इलेक्ट्रॉन्स इधर कभी इधर बॉन्ड, कभी इधर बॉन्ड, कभी इधर बॉन्ड, कभी इधर बॉन्ड, डीलोकलाइज हो रहे हैं, यही रेजोनेंस है। हमें कैसे पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा और किस में नहीं होगा? हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलेगा? तो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन है भाई बहुत तरह की, मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, और कॉन्जुगेशन बहुत तरह की पॉसिबल है। वेरियस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस आर देयर, जैसे कि डबल, सिंगल एंड डबल। ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, जैसे बेंजीन में है बेटा। नेगेटिव चार्ज सिंगल और डबल होगा तो भी हो जाएगा, प्लस चार्ज सिंगल और डबल होगा तो भी रेजोनेंस है। बच्चे लोन पेयर सिंगल और डबल पे भी रेजोनेंस है, फ्री रेडिकल सिंगल और डबल पे भी रेजोनेंस है, एंड लोन पेयर डबल एंड डबल पे भी रेजोनेंस है। तो ये बहुत सारे टाइप की कॉन्जुगेशन है, आप बस इसको ध्यान रखो कि डबल सिंगल डबल, सबसे पहले आप याद करो डबल सिंगल डबल, क्योंकि सबसे पहला एग्जांपल रेजोनेंस का बेंजीन आता है। तो डबल सिंगल डबल आप सबसे पहले याद कर लोगे। अब डबल की जगह पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, और सबसे लास्ट वाला एग्जांपल हो गया लोन पेयर डबल डबल। ये कुछ कॉमन सिस्टम है जिसमें रेजोनेंस है, ऐसा नहीं है इसके अलावा हो ही नहीं सकता, इसके अलावा भी है, बट दीज आर मोस्ट कॉमन सिस्टम्स हैविंग रेजोनेंस। सबका ना एक एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, राइट। तो डबल सिंगल डबल का तो मैंने आपको दिखा दिया, बेंजीन। अब प्लस चार्ज सिंगल डबल का एक एग्जांपल देखते हैं। आपने जरूर नाम सुना होगा, कार्बोकेटायन, सुना है? बेंजीन, बेंजाइल कर लेते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटायन। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बेंजाइल कार्बोकेटायन इतना स्टेबल कैसे हुआ, है ना, कैसे हुआ इतना स्टेबल बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो देखो, बेंजाइल कार्बोकेटायन है जिसमें बेंजीन के ऊपर CH2 और CH2 के ऊपर प्लस, ठीक है बेटा। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके बना दूं, आप लोगों को क्लैरिटी से दिखना चाहिए। ये है मेरा प्लस चार्ज, डबल डबल डबल। ध्यान देना, आपको सबसे पहले नोटिस करना है कॉन्जुगेशन, कि प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब कॉन्जुगेशन है। उड़ गई क्या, गायब हो गई कॉन्जुगेशन? अरे ध्यान दो, स्क्रीन इधर उधर ध्यान भटकाओगे तो चला जाएगा कंसेप्ट यहाँ से। तो देखो फिर से देख लो, कॉन्जुगेशन प्लस है, सिंगल है, डबल है कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस में होता क्या है
रेजोनेंस में पाई बॉन्ड्स के तोड़ने से शुरुआत होती है कि हम जो एग्जिस्टिंग पाई बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे और दूसरा बनाएंगे। आवारा पाई, पाई आवारा, उसका काम ही यही है। तो एग्जिस्टिंग पाई बॉन्ड को मैं किस डायरेक्शन में तोड़ूं, थोड़ा सोचो कि अगर मैं पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में तोड़ूं तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव। आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव? इतना तो कॉमन सेंस हमें है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपल्शन हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है ना? हमें कॉमन सेंस इतना, बिल्कुल, मतलब हमने बॉन्ड गलत तोड़ा है। अब आपकी डायरेक्शन बदल दो फटाफट, जल्दी से डायरेक्शन बदल दो। हमें इस पाई बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक करना है, so that here comes the negative and here comes the positive। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव जहां मिले, है ना, मिलाप तुरंत डबल बॉन्ड। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा इसका, ध्यान देना, पॉजिटिव और नेगेटिव बना देंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अभी आप देखो कि आगे है कॉन्जुगेशन, फिर से कॉन्जुगेशन है, प्लस सिंगल डबल, है ना, कॉन्जुगेशन आगे बढ़ती जा रही है। तो अब इस कॉन्जुगेशन को डील करोगे, फिर से ऐसे तोड़ोगे, सेम डायरेक्शन में आपको हर बार तोड़ना है। डायरेक्शन बस पहली बार सेलेक्ट करनी होती है, डायरेक्शन आपको इनिशियली चाहिए, फिर आपको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना होता है जिंदगी में। ठीक है, तो यहाँ भी हमने इनिशियल एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली कि आपके बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ टूटेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, राइट। अब देखो ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया बेटा मेरे पास, H2 प्लस और माइनस ने बना दिया यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ आ गया प्लस और ये पाई बॉन्ड, फिर से आगे बढ़ा दो, कॉन्जुगेशन तोड़ दो, फिर से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। और तुम लोग ना सिर्फ मेरी शक्ल मत देखना बोर्ड पे बनाते हुए, कॉपी में खुद से बनाना, वरना कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिंदगी में बना नहीं पाओगे। जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता रहेगा, और जैसे ही खुद से बनाना चालू करोगे तब समझ आएगा ये तो एक्चुअल बहुत ईजी है। तो यहाँ माइनस चार्ज था, यहाँ प्लस था बेटा, प्लस माइनस मिलके ये बॉन्ड बना देंगे बच्चे, ये बॉन्ड था ही, यहाँ आ गया प्लस चार्ज, और एक लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका, जिसमें इस डायरेक्शन में ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो माइनस और प्लस, तो वापस से घर पे आ गया प्लस चार्ज लौट के, जहां से शुरुआत हुई थी उसकी। पांचवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, H2 पॉजिटिव, बॉन्ड इधर इधर इधर, बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई। पहले और पांचवें स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, टेंशन की कमी है। अगर आपको पहला और पांचवा स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है मतलब अटेंशन की कमी है। पहले और पांचवें स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स घूम चुके हैं, चक्कर मार लिया है पूरे पाई बॉन्ड ने, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने, और इस चक्कर को हम ऐसे दिखाते हैं। अगर हम इसका हाइब्रिड बनाए बेटा तो हम ऐसे दिखाते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ने ऐसे चक्कर मार दिया। तभी तो आपने देखा होगा कि बेंजीन रिंग को आप क्या कर देते हो, आप बेंजीन रिंग को ऐसे बना देते हो। तो ये क्या ऑक्सीजन है क्या बीच में? एक बार पूछा था एक बच्चे, अब आपने ये हेक्सागन रिंग के अंदर ऑक्सीजन क्यों बनाई है? यहाँ आपने ऑक्सीजन, मतलब आप ओ बोल देते हैं, आप केमिस्ट्री से इतना प्यार हो गया आपको कि आप सीधा बोल रहे हो कि आपने इस रिंग के अंदर ऑक्सीजन क्यों बनाई है? ऑक्सीजन नहीं है ये, एक्चुअल में आपको ये दिखा रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है आवारा घूम रहे हैं, घूमते हुए पाई इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम रिंग बनाते हैं बेटा। तो इस तरह से हम डैश डैश करके घूमते हुए पाई इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। तो इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। देखो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फिक्स था, बट पाई बॉन्ड घूम रहा था, तो डैश डैश करके पाई बॉन्ड दिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब एक चीज और चेक कर लो, प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे घूमा, तो डेल्टा प्लस इधर डाल दो, डेल प्लस यहाँ इधर और इधर, प्लस चार्ज आपका ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे घूमा। प्लस चार्ज relocalizes at ortho para and ortho position, है ना, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन। अब रेजोनेंस का एप्लीकेशन सुनना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। ये जो कार्बोकेटायन था इसकी रेजोनेंस ने पक्का स्टेबिलिटी बढ़ा दी होगी। अब आप पूछोगे मैम रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्यों बढ़ा देता है? उसके लिए पहले ये समझो कि कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एटम या स्पीशीज अनस्टेबल होती क्यों अनस्टेबल है? अनस्टेबल है चार्जेस की वजह से। भाई क्लोरीन अनस्टेबल नहीं है, Cl प्लस अनस्टेबल है। जब आप किसी के ऊपर चार्जेस दे देते हो वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबिलिटी का कारण है चार्ज, मतलब एटम कंपाउंड या मॉलिक्यूल का सबसे बड़ा दुख है चार्ज।
चार्ज, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतना वो अनस्टेबल होगा, मतलब जितना उसके ऊपर दुख होगा चार्ज का उतना वो परेशान होगा, अनस्टेबल। और आपने सुना होगा दुख बांटने से कम हो जाता है, हाँ, खुशियां बांटने से बढ़ती है, दुख कम हो जाता है। तो अब एटम का पर्पस ये है कि मैं अपने सर पे क्यों रखूं सारा दुख, मैं पूरा प्लस चार्ज अपने सर पे रख के अनस्टेबल क्यों हूं। अगर मेरा प्लस चार्ज किसी तरह बट जाए तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, समझ गए। और यहाँ पे देखो कि प्लस चार्ज आपका पूरे में बट गया, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तभी तो मैंने डेल्टा 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 करके बांटा है, टुकड़े टुकड़े करके मैंने प्लस चार्ज का बांटा है। डेल्टा का मतलब थोड़ा सा प्लस चार्ज, दूसरे डेल्टा का मतलब थोड़ा सा प्लस चार्ज, तीसरे डेल्टा का मतलब थोड़ा सा प्लस चार्ज, थोड़ा थोड़ा प्लस चार्ज चार जगहों पे बढ़ गया। दिस इज द रीजन रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, नोट करके लिखेंगे। यही रीजन है रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि दुख बांट दिया जाता है, चार्ज बांट दिया जाता है। राइट डाउन, राइट अ नोट। रेजोनेंस brings stability in a compound। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी लेके आता है कंपाउंड में, और क्योंकि हमने स्टेबिलिटी की बात कर ही ली है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, काफी बार नीट के पेपर में पूछा गया है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और मैं कार्बोकेटायन इसलिए लेकर चल रही हूँ बेटा क्योंकि मैंने अभी पीछे पीछे कार्बोकेटायन का एग्जाम्पल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऑर्डर समझ लो, सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल, 3 डिग्री मिथाइल। उसके बाद सीधा स्टेबिलिटी आती है बेटा बेंजाइल कार्बोकेटाइन की ड्यू टू रेजोनेंस, और इसके बाद आपके पास आता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। देन यू हैव a 2 degree carbocation, then you have a 1 degree carbocation, and then you have a methyl carbocation. This is the order which you need to remember, क्योंकि काफी बार पेपर में आ चुका है। कोई अगर आपसे पूछता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों हुई, तो आप बोलोगे दुख बांटने से बढ़ता है, ये बोलोगे ना, दुख बांट दिया हमने, हम दुख बांटने से कम होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसलिए आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्लियर है। रेजोनेंस हमें प्लस सिंगल डबल में समझ में आया। अब माइनस सिंगल डबल में रेजोनेंस समझे, माइनस सिंगल डबल, तो अगला हम एग्जांपल लेंगे माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड डबल, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। एग्जांपल है हम इसका कार्ब एनायन, कार्ब एनायन हम इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कार्ब एनायन क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, दिस इज कार्ब एनायन, वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल। तो अब मेरे साथ में सारे बच्चे इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, और मुझे सबसे पहले डायरेक्शन बता देना, कॉमन सेंस अपना लगाओ, दिमाग खोलो, और ये बताओ किस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जाए। टुवर्ड्स नेगेटिव बॉन्ड तोड़ दिया जाए क्या, नेगेटिव को और नेगेटिव बना दो तुम लोग, हाँ, माइनस की तरफ माइनस दे दोगे क्या। तो इस बार जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन भागेंगे, प्लस माइनस का चार्ज आएगा। तो आप ध्यान से देखना बेटा, प्लस माइनस ने यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड, ये आ गया माइनस चार्ज, सिंगल डबल, तो ये फिर से कॉन्जुगेशन क्रिएट हो गई, नेगेटिव सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन फिर से आ गई हमारे पास। इस कॉन्जुगेशन को डील करो, अब ये तोड़ दो बॉन्ड, माइनस प्लस, मेरे साथ में सब बनाते हुए चलो, H2 प्लस माइनस बना लेंगे बॉन्ड, ये आ गया माइनस, ये आ गया पाई। अब अगली कॉन्जुगेशन रेडी है, माइनस सिंगल डबल की कॉन्जुगेशन रेडी है, डील विद दिस कॉन्जुगेशन। ये टूटा बॉन्ड, माइनस प्लस, so we have bond bond CH2 and minus charge, and the last conjugation बेटा नेगेटिव सिंगल एंड डबल। तो फिर डील करो इस कॉन्जुगेशन के साथ, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, माइनस प्लस, और जो पांचवा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, चार्ज आपका लौट के घर की तरफ आ चुका है, लेकिन बॉन्ड्स पूरे में घूम चुके हैं, बॉन्ड्स आवारा पूरे में घूम चुके हैं। तो इसी रीजन की वजह से बेंजाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। तो यहीं पर साथ साथ इसका एप्लीकेशन लिखते चलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, क्योंकि यहाँ भी बट गया, चार्ज आपका बट गया बेटा। बेंजाइल कार्बन आयन आपका काफी ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। देन यू हैव एलाइल कार्बन आयन। अब आप बोलोगे मैम एलाइल क्यों स्टेबल है, क्योंकि आप ध्यान देना एलाइल में भी रेजोनेंस है। अब बेंजाइल क्यों ज्यादा स्टेबल है एलाइल से, मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए। देखो एलाइल में आपको रेजोनेंस दिखा भाई, नेगेटिव सिंगल डबल, तो एलाइल में भी रेजोनेंस है, इसको एलाइल कहते हैं। पहले नाम लिखो इसका, एलाइल कार्बन आयन, दूसरे वाले का नाम एलाइल है। अब बेंजाइल ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि एलाइल में कितनी बार रेजोनेंस, अरे दुख कितनी जगह बांटोगे, एलाइल में केवल 2 जगह बांटोगे, या तो आपका माइनस चार्ज यहाँ है या ये यहाँ पहुंच जाएगा। जब आप बॉन्ड को तोड़ोगे माइनस चार्ज उधर पहुंच जाएगा। तो एलाइल में दुख कितनी जगह बटा, 2 जगह। बेंजाइल में कितनी जगह बटा, 4 जगह। हमेशा ऑर्गेनिक में समझ लो, ऑर्गेनिक में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो चार्ज को कम करो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, यही फंडा है। जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उतनी ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो एलाइल में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, बेंजाइल में 5 पॉसिबल हैं। लिख लो 5 RS, एलाइल में ओनली 2 RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दिस इज द रीजन बेंजाइल इज मोर स्टेबल। बेंजाइल एलाइल के बाद आता है बेटा 1 डिग्री, फिर आता है बच्चे 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन आयन इज हाईली अनस्टेबल, 3 डिग्री कार्बन आयन इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर आ गया कार्बन आयन स्टेबिलिटी। अच्छे से नोट कर लो, मैं हट जाती हूँ, तुमको दिखना चाहिए स्क्रीन। ठीक, तो ये दूसरा एग्जांपल था हमारा रेजोनेंस का। तीसरा ले ले, लोन पेयर वाला केस। कमिंग टू द लोन पेयर केस, तीसरा हम एग्जांपल लेंगे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टाइप के कॉन्जुगेशन। आपने फिनॉल सुना होगा, सबने फिनॉल 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 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखो ये मेरे पास फिनॉल है OH, ठीक है, दिस इज फिनॉल। लोन पेयर दिख रहा है, मुझे तो 2-2 दिखाई दे रहे हैं। अरे यही तो है लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर 2-2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब एक बात ध्यान देना, लोन पेयर भले ही 2 हो 3 हो 4 हो, रेजोनेंस में एक ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस, मैम ज्यादा दुख बढ़ गया ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, यहाँ तो 4-4 लोन पेयर है और स्टेबिलिटी आ गई, ऐसा नहीं होगा। लोन पेयर 1 हो 2 हो 3 हो, रेजोनेंस में एक ही जाएगा। ठीक है, तो लोन पेयर के नंबर से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। डील करेंगे इसके साथ। देखो लोन पेयर से ऑपोजिट में हमेशा बॉन्ड तोड़ना, कि इलेक्ट्रॉन जहां रिच है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं भेजो, प्लस चार्ज भेजो। तो ये बन जाएगा मेरे पास इसका पहला स्ट्रक्चर बेटा OH। ये लोन पेयर डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज को और एक बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन पे आता है पॉजिटिव। कि जैसे ही लोन पेयर को दिखा कि बगल में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज खाली ऑर्बिटल को कहते हैं, खाली कटोरा, और उसके पास है लोन पेयर, वो तुरंत ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड को डोनेट कर, लेकिन डोनेट करेगा उस पर प्लस आ जाएगा। फिर ये आया माइनस, बॉन्ड एंड बॉन्ड। अब दोबारा कॉन्जुगेशन आ गई आपके पास, डील करो उस कॉन्जुगेशन से जैसे पिछली बार किया था, प्लस माइनस, तो बेटा यू विल गेट बॉन्ड माइनस बॉन्ड OH O पर। फिर आपके पास कॉन्जुगेशन आ गई, तो अब आगे बढ़ते जाओ, जैसे पहले बढ़े थे, पाई बॉन्ड को तोड़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, पाई बॉन्ड को तोड़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, जय माता दी बोल। हाँ जी, ये हो गया मेरे पास OH पॉजिटिव, माइनस, प्लस माइनस ने बना दिया बॉन्ड और बॉन्ड। और लास्ट टाइम कॉन्जुगेशन से हम डील करेंगे, अरे अरे डबल बॉन्ड था ना ऑक्सीजन, लास्ट टाइम कॉन्जुगेशन से डील करेंगे, ऐसे तोड़ दो, ये हो गया प्लस माइनस, प्लस माइनस के बीच बना दो बेटा बॉन्ड। पांचवा स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर है, लोन पेयर अपनी जगह पे पहुंच गया, अपने घर पे पहुंच गया, और बॉन्ड सारे घूम गए। तो ये हमारे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। तो जिस तरह हमने लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन सीखी, हमने माइनस सिंगल डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन सीखी, हमने प्लस सिंगल डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन सीखी, डबल सिंगल डबल की हमने पहले ही सीख ली थी। ये जो बेंजीन था ना, इट वाज हैविंग द कॉन्जुगेशन ऑफ डबल सिंगल डबल, ये हमने पहले ही शुरुआत ही हमने यहाँ से की।
तो इस तरह से फ्री रेडिकल में भी रेजोनेंस पॉसिबल है और लोन पेयर डबल डबल में भी। खैर इतने केसेस हमारे सफिशिएंट हैं जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लिया। फिनॉल भी इसी की वजह से काफी स्टेबल है। स्टेबिलिटी के अलावा अभी तक हम रेजोनेंस सीखे हैं, अब हम आ जाते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट पे, है ना। रेजोनेंस हमने अच्छे से सीख लिया, स्ट्रक्चर भी सीख लिया। नाउ कमिंग टू द मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या रेजोनेंस से अलग है, कुछ नई चीज है या क्या है? तो बेटा एम इफेक्ट या आर इफेक्ट क्यों? रेजोनेंस की वजह से इसका नाम है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग बट इट इज डायरेक्शनल डायरेक्शनल रेजोनेंस। डायरेक्शनल कैसे? मैंने कहा था कॉमन सेंस लगाओ, डायरेक्शन सोचो, बोला ना कि किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड मत घुमा देना, जहां मन किया कॉमन सेंस लगाओ, डायरेक्शन सोचो। तो फिनॉल में क्या हो रहा है, आप सिर्फ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड तोड़ सकते हो, इस डायरेक्शन में बॉन्ड तोड़ना अलाउड नहीं है, और इसी डायरेक्शनल रेजोनेंस को हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। अब क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल होती है, या तो ग्रुप से अवे, देखो ये ग्रुप लगा हुआ था बेंजीन पे, तो अवे फ्रॉम द ग्रुप या टुवर्ड्स द ग्रुप। तो बेटा दो तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल है, या तो प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, या फिर माइनस एम माइनस आर इफेक्ट। तो प्लस एम प्लस आर इफेक्ट हम बोलते हैं व्हेन इट इज अवे। डायरेक्शन कब है आपकी? अवे फ्रॉम द ग्रुप है, डायरेक्शन है आपकी अवे फ्रॉम द ग्रुप एंड टुवर्ड्स द रिंग, टुवर्ड्स द रिंग, ग्रुप से दूर है, रिंग की तरफ है। और माइनस कब बोलते हैं हम? माइनस एम आर इफेक्ट हम बोलते हैं डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द ग्रुप, टुवर्ड्स द ग्रुप एंड अवे फ्रॉम द रिंग। अब देखो, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ आ गए, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ आ गए तो उसे कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग। इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं किस किस पोजीशन पर? किस किस पोजीशन पर? यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन या एक्टिवेट्स द रिंग, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन या एक्टिवेट्स द रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। अब अगर मैं माइनस में माइनस आर की बात करूं, बेटा ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से विड्रॉ करते हैं? ये क्या करते हैं? डिक्रीजेस या डीएक्टिवेट्स द रिंग एट ऑर्थो एंड, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं ऑर्थो पैरा, मतलब ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज ला देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और प्लस एम वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज ला देते हैं। तो प्लस एम प्लस आर की वजह से ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव, माइनस एम माइनस आर की वजह से ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव। दिस इज प्लस एम और प्लस आर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, ये तो समझ लो कि कौन से ग्रुप प्लस एम शो करते हैं और कौन से प्लस आर शो करते हैं, माइनस एम करते हैं। ठीक है। तो प्लस एम वाले ग्रुप्स में हमारे पास है, ऑर्डर से याद करना, प्लस एम वाले ग्रुप्स में हमारे पास देखो, माइनस चार्ज का प्लस एम हमेशा लोन पेयर से ज्यादा होगा। तो मान लो यहाँ पे माइनस चार्ज लगा हुआ है, NH नेगेटिव, उसका प्लस एम हमेशा माइनस से ज्यादा होगा। फिर इसके बाद मान लो ऑक्सीजन नेगेटिव है, माइनस चार्ज का प्लस एम हमेशा ज्यादा होगा। और देखो माइनस चार्ज है तो बहुत ऑब्वियस है ना कि ये डोनेट ही करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ही करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल तो नहीं करेगा। अब माइनस के बाद वो ग्रुप्स आएंगे जिनके पास लोन पेयर है, जैसे NH2,
लोन पेयर बहुत हाई प्लस एम, जैसे फिनॉल, फिनॉल लोन पेयर, ठीक है, प्लस एम। जैसे के अलावा लोन पेयर वाले कोई ग्रुप सोचो, NH2 हो गया, OH हो गया। वैसे जो हैलोजन है ना आपके, हैलोजन भी आपका प्लस एम लगा सकता है क्योंकि उसके पास भी लोन पेयर है, एक्सेट्रा। ये आप याद कर। माइनस एम के ग्रुप कौन कौन से हैं बेटा? माइनस एम में वी आर हैविंग नाइट्रो, खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। नाइट्रो के बाद बेटा वी हैव CHO, वी हैव COOH, we have SO3H. So all these groups are minus M groups, ठीक है? All these groups are minus M. साइनाइड भी लिख लो यार कहीं, साइनाइड भी एक बार बीच में लिख दो, CHO से पहले ही आएगा साइनाइड, ठीक है? All these groups are minus M groups. तो आप ये याद करो कि कौन से ग्रुप प्लस एम होते हैं, कौन से माइनस एम होते हैं। माइनस एम वाले सारे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, माइनस एम वाले सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचते हैं, प्लस एम वाले सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं नीचे की तरफ, ठीक। ये अंतर है बेटा प्लस एंड माइनस में। डायरेक्शन जहां आ जाती है वो मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। अब एप्लीकेशन क्या है, फंडा तो आज का समझ आ गया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? देखो स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस तो मैंने करा ही दिए, और भी ज्यादा क्वेश्चंस है हमारे स्टेबिलिटी के। मुझे एक बात सोच के बताना, अच्छे से सोच के जवाब देना। अगर मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जज करनी हो, एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, अगर मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लेनी है, ध्यान से देखो, मैंने एक तरफ लगाया हुआ है कार्बोकेटाइन पे माइनस एम ग्रुप NO2, एक तरफ मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस मेरा कार्बोकेटाइन है, नथिंग, नो ग्रुप अटैच्ड, नो फीलिंग्स अटैच्ड। और एक तरफ मैंने कार्बोकेटाइन पे लगा दिया एक प्लस एम वाला ग्रुप, प्लस एम वाला ग्रुप। अब सोचो यार, प्लस चार्ज है कार्बोकेटाइन के ऊपर, प्लस चार्ज है और वो अपने दुख को कम करना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। तो प्लस चार्ज को कम कौन करेगा? देखो अगर नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो मुझे लगता है प्लस और बढ़ा देगा। अभी तो आपने लिखाया था कि डीएक्टिवेट करेंगे एट ऑर्थो एंड पैरा, ये तो आपके ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज क्रिएट कर देगा। तो नाइट्रो तो आपका यहाँ पर और प्लस चार्ज क्रिएट कर देगा, मतलब CH2 के दुख को और बढ़ा देगा, ये इसको बना देगा अनस्टेबल, ठीक है। अगर मैं NH2 की बात करूं तो NH2 आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर करके यहाँ तक पहुंचाएगा, ऑर्थो पैरा तक पहुंचाएगा, एग्री कर रहे हो? तो प्लस और माइनस मिल गए तो दुख खत्म हो गया प्लस का, तो ये कर देगा इसको स्टेबल। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, नोट नोट, plus m groups increases the stability of carbocation, minus m groups decreases the stability of carbocation। ये तो बात हो गई कार्बोकेटाइन की, ये तो हमने हाईलाइट करके लिख दिया कार्बोकेटाइन के लिए। प्लस एम ग्रुप्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, माइनस एम डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बेनायन की, दिस इज फर्स्ट, अगर मैं बात करूं कार्बेनायन तो उल्टा है बेटा, माइनस एम ग्रुप्स increases the stability of कार्बेनायन, C माइनस का मतलब कार्बेनायन, प्लस एम ग्रुप्स डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, प्लस एम डिक्रीज कर रहा है, माइनस एम यहाँ पे बढ़ा रहा है, ठीक। तो ये हमारा कार्बोकेटायन और कार्बेनायन की स्टेबिलिटी जज कर सकते हैं, और इस पे हम जल्दी से क्विकली कुछ क्वेश्चंस बेटा करेंगे ताकि हमारा आज का फंडा, मेसोमेरिक इफेक्ट का फंडा हो जाए क्लियर। राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस। आपको सबसे पहले
स्टेबिलिटी फाइंड करनी, फाइंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पहला। दूसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, पहले इन्हें खत्म करते हैं। देखो पहले वाले सवाल में देखोगे देयर इज रेजोनेंस प्लस सिंगल डबल, और दूसरे वाले में रेजोनेंस नहीं है। ऐसे करते हैं, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट, को लिख देते हैं सेकंड। तो फर्स्ट में बेटा मेरे पास रेजोनेंस है, दूसरे वाले में मेरे पास रेजोनेंस नहीं है। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्या हमें समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, नाइट्रो का -m लग रहा है। OCH3 पे लोन पेयर होता है, देखो OCH3 पे लोन पेयर है तो इसका +m लग रहा है बेटा, और CHO का लगता है -m, ये आपको बता दिया। लेकिन ज्यादा -m किसका लगता है? ज्यादा -m किसका? क्योंकि दो -m है तो कंपेयर करना पड़ेगा। ज्यादा -m किसका? नाइट्रो का। नाइट्रो का -m बहुत ज्यादा है। अब देखो -m कम करता है स्टेबिलिटी, और जितना ज्यादा -m लगेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और +m स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सेकेंड। सेकेंड के बाद फर्स्ट, क्योंकि इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, नो -m नो +m। तो सेकेंड, सॉरी सेकेंड कहाँ लिख दिया मैंने, थर्ड 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 थर्ड, +m वाला मतलब थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। अब सेकेंड और फोर्थ में कंपटीशन है, तो सेकेंड में -m ज्यादा है, फोर्थ में -m कम है। बेटा फोर्थ पहले आएगा क्योंकि वो कम अनस्टेबल करेगा, कम अनस्टेबल करेगा, कम -m है, और उसके बाद आएगा सेकेंड। इज दिस क्लियर? अब एक और क्वेश्चन करेंगे, तीसरा। इस बार मैंने ले लिया कार्ब एनायन, नाइट्रो OR this phenol OH एंड CH2 नेगेटिव। इतने सारे कार्बन आयन आपके सामने 5, 1 2 3 4 5, यही ऑर्डर है इनका। अब देखो फर्स्ट में क्या लग रहा है, सोचो। फर्स्ट वाला बेंजाइलिक है और उसमें लग रहा है -m, वो भी मैक्सिमम। नाइट्रो का -m बहुत ज्यादा होता है। दूसरे में OR है और ऑक्सीजन पे है लोन पे है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेटा ये लग रहा है +m। तीसरे में कुछ नहीं लग रहा, ओनली रेजोनेंस है, ओनली रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस से तो ये स्टेबल है ही। OH में क्या लग रहा है? OH में भी बेटा मेरे पास लग रहा है +m, +m। अब आपको सोचना पड़ेगा +m किसका ज्यादा, OH या OR? अब ये आपको सोचना, +m किसका ज्यादा होता है, OH या OR? ऑर्डर में लिखा है क्या हमने? OH OR नहीं लिखा, तो OH का +m OR से ज्यादा होता है, तो बीच में OR भी ऐड कर दो, वरना आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। OR से ज्यादा +m होता है OH का, बीच में यहाँ OR भी ऐड कर। तो भाई OH OR में जब कंपैरिजन हुआ तो OH का +m ज्यादा आया, OR का कम आया, ठीक है। और लास्ट वाले में रेजोनेंस भी नहीं है, नो रेजोनेंस, मतलब वो तो सबसे ही गया गुजरा है, उसमें तो चार्ज एक ही जगह पर टिका हुआ है, तो वो तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा जहां रेजोनेंस तक नहीं है। अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये कार्बन आयन है तो -m से स्टेबल होंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है 1। 1 के बाद बेटा थर्ड, थर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन वो रेजोनेंस से स्टेबल है। अब थर्ड के बाद जब आप कंपेयर करोगे सेकंड और फोर्थ में, तो पहले आएगा सेकंड, बाद में आएगा फोर्थ। कम -m है, कम +m है तो ज्यादा स्टेबल है, और जितना ज्यादा +m है उतना कम स्टेबल है। और सबसे लास्ट में आएगा फिफ्थ, क्योंकि फिफ्थ तो रेजोनेंस भी नहीं है, फिफ्थ ने तो अपना दुख बांटा ही नहीं, फिफ्थ ने अपने चार्ज को बांटा ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया।
तो इस तरह से होपफुली आप रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के सवाल कर पाएंगे। एक और एप्लीकेशन है मेसोमेरिक इफेक्ट का, मेसोमेरिक इफेक्ट का एक और एप्लीकेशन देख लो, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स ऑन बेंजीन। देखो, अगर आपने बेंजीन रिंग के ऊपर कोई प्लस एम वाला ग्रुप लगाया हुआ है तो वो क्या करता है भाई, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ऑर्थो पैरा ऑर्थो। अब मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और उसको यहाँ पे चिपकना है ऑर्थो पैरा, तो अच्छी उसको दिखाई दे रही है अपॉर्चुनिटी। इलेक्ट्रोफाइल क्या, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में यहाँ से वहां भटक रहा है। तो जैसे ही उसको ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन दिखे और इलेक्ट्रोफाइल वाज लाइक कि मिल गया, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो जैसे ही इसको ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन दिखे तो मिल गया, इसका फायदा हो गया। तो प्लस एम ग्रुप्स, प्लस एम ग्रुप्स डायरेक्ट्स दी इलेक्ट्रोफाइल, प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि आओ ऑर्थो पे अटैक कर दो, आओ तुम्हारे लिए अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे परोस के रखे हैं ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे, आओ उठाओ खा लो। तो प्लस एम ग्रुप डायरेक्ट्स द इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ गए, ऑर्थो पैरा। तो प्लस एम ग्रुप्स को कहा जाता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स, प्लस एम ग्रुप्स को बोला जाता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स। ठीक है, अब अगर माइनस एम लगा होता बेंजीन के ऊपर बेटा, अगर बेंजीन के ऊपर कोई माइनस एम का ग्रुप लगा होता, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, माइनस एम बहुत खतरनाक, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। एक्चुअल में मुझे डेल्टा लगाना चाहिए, तुम में से कोई आके कल क्लेम कर देगा मैम इतना पॉजिटिव कहाँ से लाए हो, इतना नेगेटिव कहाँ से लाए हो। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल को रास्ता दिखा रहा है, राह दिखा रहा है, मदद कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की? नहीं, वो तो इलेक्ट्रोफाइल को कह रहा है आओ मत अटैक करो, कोई फायदा नहीं है। क्या करोगे अटैक करके, हाँ कहाँ अटैक करोगे, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल को मजबूरी में, अब मजबूरी है देखो, उसे जाना तो है बेंजीन के पास, बट वो ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, वो जाएगा मेटा पोजीशन पर। तो माइनस एम ग्रुप्स, माइनस एम ग्रुप्स डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल ऑन मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड माइनस एम ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्ट, इनको हम बोलते हैं बेटा मेटा डायरेक्टर, एम डायरेक्टर। मेटा पोजीशन पर ये ग्रुप्स को डायरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे। इज दिस क्लियर? ये थे हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस का आज का थ्योरी। जो भी पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान लो आपके ऑर्गेनिक के हर लेक्चर में ये काम आने वाला है। तो लेट जस्ट फिनिश दिस एंड ये मेसोमेरिक इफेक्ट तो हमने फिनिश कर दिया। आपको अगर इस क्लास के एनोटेशंस चाहिए, अगर आपको लग रहा है ये रेजोनेंस आपके काम आने वाला है and you want the annotation, then you need to join the telegram channel t.me/anandmani001 ज्वाइन कर लो, एनोटेशंस मिल जाएंगे। या वेबसाइट है बेटा anandmani.com, anandmani.com ये वेबसाइट एड्रेस है, दिस इज टेलीग्राम एड्रेस, दोनों पर नोट्स विल बी अवेलेबल। ठीक है, ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, वेबसाइट पर रजिस्टर कर दो। And thank you so much everyone. See you in the next lecture. Till then, thank you all. Take care and all the very best for your need. और मुझे बता दो कि नेक्स्ट आपको फंडा ऑर्गेनिक का चाहिए कोई बढ़िया, क्योंकि ऑर्गेनिक इज ऑल फंडा बेस्ड। अगर ऑर्गेनिक में आप एक एक करके एक एक फंडामेंटल समझते रहोगे तो आपका पूरा ऑर्गेनिक ऐसे स्मूथली चलता जाएगा। So this is all in the resonance. अब आप रेजोनेंस लगा के देखो, अप्लाई करके देखो, स्ट्रक्चर्स बना के देखो, कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी निकाल के देखो, कार्बोनाइंस की स्टेबिलिटी निकाल के देखो, यू विल फील इट इजी। ठीक है, करके देखो आप प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप नीट क्वेश्चन बैंक चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी चैनल पे आ जाओ, एनसीईआरटी एक्सप्रेस पर
अगर नीट के PYQs करने हैं, नीट क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ, तो दोनों पे यू विल गेट समथिंग। मतलब जो आपका पूरा सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन, पहले कंसेप्ट पढ़ा जाए, नोट्स बनाए जाए, क्वेश्चंस किए जाएँ, उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बना दिए, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे मैम प्लेलिस्ट अलग करो, प्लेलिस्ट अलग, हमने पूरा चैनल ही अलग कर दिया। तो आ जाओ, सारे चैनल्स ज्वाइन कर लो, क्वेश्चंस वहाँ करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। कम जॉइन अस, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, सी यू।